हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब लोग हृदय से संबंधित कुछ क्वेश्चन और आंसर को करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट किया जाए। ह्यूमन हार्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन और आंसर। पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन हार्ट इज, मानव हृदय होता है। मानव हृदय होता है तो पहला ऑप्शन दिया गया है न्यूरोजेनिक, दूसरा ऑप्शन है मायोजेनिक, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी एंड चौथा ऑप्शन है वेनस। तो मनुष्य का जो हृदय होता है वो बेसिकली मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का मतलब ये होता है कि ऐसा हृदय जो किसी विशेष मांसपेशियों के द्वारा संचालित होता हो। तो मनुष्य के हृदय में जो हार्ट बीट की जो ओरिजिन होती है, अर्थात जो उत्पत्ति होती है, वो विशेष प्रकार की मांसपेशियों के द्वारा होती है। इसीलिए मनुष्य का हृदय पेशीजनक होता है। और जो आर्थ्रोपोडा के जो सदस्य होते हैं, उस आर्थ्रोपोडा सदस्य के में जितने भी जीव आएंगे, उन सभी लोगों का जो हृदय होता है वो न्यूरोजेनिक होता है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ ये पूछा गया है कि मनुष्य का हृदय कैसा होता है। तो मनुष्य का हृदय बेसिकली कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा बी। अगला क्वेश्चन, मेंबर ऑफ व्हिच क्लास प्रोसेस द बंडल ऑफ हिस इन द हार्ट। बंडल ऑफ हिस कौन से वर्ग के जंतुओं के हृदय में पाया जाता है। तो जो बंडल ऑफ जो हिस होता है, ये बंडल ऑफ हिस मैमल्स अर्थात स्तनधारी के हृदय में पाया जाता है। जैसे अगर हार्ट की बात किया जाए तो हम सब लोगों का जो हार्ट होता है, हार्ट बेसिकली कितने चैम्बर होता है, तो 4 चैम्बर होता है। ऊपर के दोनों आलिंद होते हैं, नीचे के दोनों क्या होते हैं, नीले होते हैं। तो जो दाहिना आलिंद होता है, इस दाहिने आलिंद के दाहिने कोने पर यसी नोड होता है और इस यसी नोड को हम सब लोग बोलते हैं पेस मेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेस मेकर। तो यसी नोड को पेस मेकर बोलते हैं। और जो ए बी नोड होता है, ए बी नोड को हम सब लोग बोलते हैं पेस सेटर। तो यहाँ पर हृदय की जो धड़कन प्रारंभ करने का जो काम करता है वो पेस मेकर करता है। तो यसी नोड को हम सब लोग, अगर यसी नोड का पूरा नाम पूछा जा रहा है तो यसी नोड का पूरा नाम होता है साइनो आरिकुलर नोड और ये दाहिने आलिंद के दाहिने कोने पर स्थित होता है। और अगर ए बी नोड का पूरा नाम पूछा जा रहा है तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, या इसी को पेस सेटर बोला जाएगा और यसी नोड को पेस मेकर बोला जाएगा, जो हार्ट बीट की उत्पत्ति करता है। फिर यहाँ से ए बी नोड से जो होता है निकलता है बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस इसी को बोला जाता है बंडल ऑफ हिस। और बंडल ऑफ हिस आगे चल करके ब्रांचेस बंडल ऑफ हिस में डिवाइड हो जाता है और यह ब्रांचेस बंडल ऑफ हिस और आगे चल करके हृदय की दीवार में पतली पतली शाखाओं के रूप में डिवाइड हो जाता है, जिसे बोला जाता है पुरकिंजे फाइबर्स। और इस पुरकिंजे फाइबर्स की खोज पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर यसी नोड के द्वारा जो भी मूवमेंट्स प्रोवाइड की जाती है वो सारे मैसेज ए बी नोड रिसीव करता है। उसके बाद सारे इम्पल्सेस बंडल ऑफ हिस को जाते हैं। बंडल ऑफ हिस दे देता है ब्रांचेस बंडल ऑफ हिस को। उसके बाद सारे वेव्स हृदय की दीवार में फैल जाते हैं पुरकिंजे फाइबर्स के द्वारा। तो बेसिकली बंडल ऑफ हिस मैमल्स अर्थात स्तनधारी के हृदय में पाए जाते हैं। स्तनधारी के हृदय में पाए जाते हैं बंडल ऑफ हिस। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बंडल ऑफ हिस इज फाउंड इन। बंडल ऑफ हिस कहाँ पाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है किडनी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ब्रेन, तीसरा ऑप्शन है फेफड़ा, चौथा ऑप्शन है हृदय। तो अभी हम सब लोग देख चुके हैं कि जो बंडल ऑफ हिस है वो बेसिकली कहाँ पाया जाता है, हार्ट में पाया जाता है। बंडल ऑफ हिस आर फाउंड इन हार्ट। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो लिखा गया कि द डिफिशियंसी ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड। प्लेटलेट्स की कमी को किस नाम से जाना जाता है। अगर मनुष्य के शरीर में
प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो उसे हम सब लोग थ्राम्बोसाइटोपिनिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? थ्राम्बोसाइटोपिनिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो थ्राम्बोसाइटोपिनिया के नाम से जानते हैं। द डिफिशियंसी ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड थ्राम्बोसाइटोपिनिया। मनुष्य के शरीर में अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो उसे हम सब लोग थ्राम्बोसाइटोपिनिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स मॉलिक्यूल्स इज लार्जेस्ट। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये इम्यून सिस्टम से आ गया है, लेकिन अब ये भी देख लिया जाए। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स मॉलिक्यूल्स इज लार्जेस्ट, पूछा यह गया है कि निम्नलिखित प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन्स अणुओं में कौन सा सर्वाधिक बड़ा है। मतलब कि लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन्स का नाम पूछा जा रहा है जो मनुष्य के इम्यून सिस्टम को बनाने में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो जो सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स होता है उसे बोला जाता है आईजीएम। इम्यूनोग्लोबुलिन यम जो होता है वो प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स अणुओं में सबसे बड़ा होता है आईजीएम। और आईजीई जो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ई, ये एलर्जी के प्रति सेंसिटिव होती है, मतलब संवेदनशील होता है। अगर एलर्जी किसी व्यक्ति को हो रहा है तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम की आईजीई सबसे पहले सेंसिटिव होती हैं, अर्थात एलर्जी के प्रति हम सब लोगों को स्टिमुलेट्स कौन करती हैं। तो बात बताइएगा आईजीई अर्थात इम्यूनोग्लोबुलिन ई। वैसे जो प्रोटीन्स होती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स, ये बेसिकली होती हैं 5 प्रकार की। कितनी प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती हैं, जिसे हम सब लोग याद करते हैं गमदे, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए और इम्यूनोग्लोबुलिन एम, डी एंड ई। ये 5 प्रकार की क्या होती हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती हैं जो मनुष्य के शरीर में इम्यून सिस्टम को बनाने का कार्य करती हैं। शॉर्टकट भाषा में याद करते हैं गमदे। पुरकिंजी फाइबर्स आर फाउंड इन, पुरकिंजी तंतु उपस्थित होते हैं। तो जो पुरकिंजी तंतु होते हैं ये अभी हम सब लोग आगे वाले क्वेश्चन में किए हैं कि जो पुरकिंजी फाइबर्स होते हैं ये पुरकिंजी फाइबर्स हार्ट में पाए जाते हैं, हार्ट की दीवार में पाए जाते हैं पुरकिंजी फाइबर्स। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड सही है। पीएच ऑफ ब्लड प्लाज्मा इग, रक्त प्लाज्मा का पीएच होता है, मतलब ब्लड प्लाज्मा का पीएच पूछा जा रहा है। तो जो ब्लड होता है उस ब्लड का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4 होता है, 7.4। अगर किसी चीज़ का जो पीएच मान 7 होता है तो उसे क्या माना जाता है? न्यूट्रल माना जाता है, उदासीन माना जाता है। और पीएच मान 7 से जैसे एक एक पॉइंट नीचे आएंगे तो उस चीज़ का जो वो एसिडिटी मीडियम में होता जाएगा, और जैसे जैसे 7 से प्लस की तरफ जाएंगे वैसे वैसे वो चीज़ें क्या हो जाएंगी? बेसिकसिटी होती जाएंगी। तो मनुष्य के रक्त प्लाज्मा का पीएच पूछा जा रहा है तो ये क्या होगा? ये कैसा होगा? ये मान के चलिए अल्प क्षारीय होगा, स्लाइटली एल्कलाइन होगा स्लाइटली एल्कलाइन होगा, अल्प क्षारीय होगा। तो यहाँ पे हम सब लोग ऑप्शन सही करेंगे थर्ड नंबर, क्योंकि पीएच मान 7 से अबव है, 7.4 है तो अल्प क्षारीय है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स, अब पहले बात ये पता होनी चाहिए कि एंटीकोगुलेंट्स कहते किसे हैं। एंटीकोगुलेंट्स का मतलब ये होता है कि प्रतिजामन पदार्थ, ठीक है, प्रतिजामन पदार्थ मतलब कि ऐसे पदार्थ जो मनुष्य के शरीर के अंदर ब्लड को जमने से क्या करते हों? रोकते हों। तो मनुष्य के शरीर में ब्लड को जमने से रोकने वाले पदार्थ को क्या बोला जाता है? एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस बोला जाता है, प्रतिजामन पदार्थ बोला जाता है। तो ये प्रतिजामन पदार्थ क्या पाया जाता है? हिपैरिन पाया जाता है। मतलब कि मनुष्य के शरीर के अंदर जो रक्त होता है वो हमेशा लिक्विड मीडियम में बना रहता है, तो उसे बनाए रखने का कार्य कौन करेगा? तो हिपैरिन करता है।
और एक यहाँ ये भी लिखा गया है कि हीरोडिन, ये हीरोडिन एक ऐसा एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है, प्रतिजामन पदार्थ है या प्रतिस्कंदन पदार्थ है जो जोंक में पाया जाता है, लीच में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हीरोडिनेरिया से हीरोडिन और हिपैरिन, ये दोनों ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस हैं, अर्थात प्रतिस्कंदन पदार्थ हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा ए बी दोनों। ये भी दोनों इन्हें क्या बोला जाता है, एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस या प्रतिस्कंदन पदार्थ। तो मनुष्य के शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने के लिए हिपैरिन, और जब जोंक किसी व्यक्ति के शरीर से चिपकती है सकर्स के माध्यम से या चूसक के माध्यम से, तो उस घाव में अपनी लार के माध्यम से कुछ एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस को डाल देती है, जिससे ब्लड को चूसते वक्त वो रक्त जमता नहीं और आसानी से वो मतलब ब्लड को फिल कर लेती है अपने अंदर या चूस लेती है। और ब्लड चूसने के बाद हीरोडिनेरिया के शरीर में क्रॉप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, और उसी क्रॉप लाइक स्ट्रक्चर में जा करके ब्लड क्या होता है, भर जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम सब लोग देखें कि कुछ एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस के बारे में। तो एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस जो होते हैं वो ब्लड को जमने से क्या करते हैं, रोकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा ए बी दोनों। अगला क्वेश्चन, द एजेड इरिथ्रोसाइट्स आर डिस्ट्रॉयड बाई, मतलब ये कहा गया है कि पुराने रक्ताणु नष्ट किए जाते हैं। मतलब कि मनुष्य के शरीर में जो एरिथ्रोसाइट्स होती हैं, अर्थात जो आरबीसी होती हैं, लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, ये लाल रक्त कणिकाएँ मनुष्य के शरीर में लगातार बनती रहती हैं और डिस्ट्रॉय भी होती रहती हैं। तो जब रक्त कणिकाएँ बनती हैं तो उसे हीमोपोएसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हीमोपोएसिस बोला जाएगा। हीमोपोएसिस, हीमोपोएसिस का मतलब कि जब ब्लड का निर्माण हो रहा होता है तब उसे बोला जाता है हीमोपोएसिस, और जब रक्त कणिकाएँ नष्ट होती हैं तब उसे बोला जाता है हीमोलाइसिस। लाइसिस में नष्ट होता है और पोएसिस में फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ ये पूछा गया कि द एजेड, मतलब ऐसी रक्त कणिकाएँ जो एजेड हो गई हैं वो नष्ट कहाँ पे होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया स्प्लीन एंड लीवर, दूसरा ऑप्शन है हार्ट एंड लंग्स। तो तो जो एजेड एरिथ्रोसाइट्स होती हैं ये स्प्लीन, किसमें, स्प्लीन जो तिल्ली होता है इसे बोला जाता है, इसी स्प्लीन के अंदर ये रक्त कणिकाएँ नष्ट होती हैं। इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कब्रगाह बोला जाता है। स्प्लीन को कब्रगाह बोला जाता है। तो इस तरीके से, और ब्लड बैंक किसे बोला जाएगा, तो अगर ब्लड बैंक की बात किया जाए तो ब्लड बैंक भी स्प्लीन को ही बोला जाता है, जबकि कुछ लोग ब्लड बैंक हार्ट को मानने लगते हैं, लेकिन ये गलत होता है, क्योंकि हार्ट एक पंपिंग आर्गन है जो ब्लड की सप्लाई करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट बीट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द फॉलोइंग, हृदय गति निम्न के नियंत्रण में होता है। ये कहा गया है कि मनुष्य का जो हृदय होता है उस हृदय की गति को नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो पहला ऑप्शन नर्व्स के द्वारा, दूसरा ऑप्शन हार्मोन्स, तीसरा ऑप्शन एंजाइम, चौथा ऑप्शन बोथ नर्व्स एंड हार्मोन्स। तो जो हार्ट बीट होता है ये हार्ट बीट विशेष रूप से नर्व्स के द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है और हार्मोन्स के द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि मनुष्य के हृदय में कुछ नर्व्स आई हुई होती हैं जो हार्ट बीट को कंट्रोल करती हैं, और कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और एक्सक्रेनियल नर्व्स और वैगस नर्व्स। कुछ तो बेसिकली कुछ नर्व्स होती हैं और कुछ हार्मोन्स होती हैं जो हृदय गति को नियंत्रण करने का काम करती हैं। तो इस तरीके से हम सब लोग यहाँ पर ऑप्शन सही करेंगे, बोथ नर्व्स एंड हार्मोन्स, मतलब नर्व्स और हार्मोन्स ये दोनों मिलकर हृदय गति को नियंत्रण करने का कार्य करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द
हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, निम्नलिखित में से किसमें यूरिया की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। यहाँ ये पूछा गया है कि वो कौन सी आरटीआर बेंस है जिसमें यूरिया की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो पहले हम सब लोग ये देख लें कि यूरिया का निर्माण होता कहाँ है। तो यूरिया का निर्माण होता है यकृत में, अर्थात ये पूछा जाए कि यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो बात बताइएगा लीवर में। मनुष्य की जो लीवर होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और सबसे अधिक रीजनरेशन पावर भी पाई जाती है, पुनरुद्भवन क्षमता भी पाई जाती है। और इसी लीवर के अंदर यूरिया का क्या होता है, निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होता है। तो यहाँ ये पूछा गया कि यूरिया का निर्माण जो होता है लीवर के अंदर, तो किस आरटीआर बेंस में सबसे अधिक मात्रा इसकी होती है। तो जो हिपैटिक वेन होती है, इस हिपैटिक वेन के अंदर यूरिया की मात्रा सबसे अधिक होती है। जबकि अगर ये पूछा जाए कि सबसे कम यूरिया की मात्रा कहाँ पाई जाती है, तो रीनल वेन में पाई जाती है। हिपैटिक वेन में सबसे अधिक और रीनल वेन में सबसे कम होती है। तो इस प्रकार से अगर सबसे अधिक पूछा जाएगा तो सही होगा हिपैटिक वेन। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि सबसे कम कहाँ पे होता है, तो रीनल वेन में होता है। तो यहाँ पर हम सब लोग ऑप्शन सही करेंगे, हिपैटिक वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल पीएच ऑफ एट्रियल ब्लड इज धमनी, धमनी के रक्त का सामान्य पीएच क्या होता है। उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया है। धमनी के रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है, तो 7.4 होता है। अर्थात जो ब्लड होता है उस ब्लड का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है। द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ द हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बींग्स इज, मतलब ये कहा गया कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो सामान्य रक्तचाप होता है 120/80, 120/80 एम एच जी। अगर एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर देखा जाए तो 120/80 होता है। और 120 ये क्या होता है, तो 120 ये मैक्सिमम प्रेशर होता है। मैक्सिमम प्रेशर जो हार्ट के द्वारा लगाया जाता है उसे 120 कहा जाता है। जो मिनिमम प्रेशर होता है उसे कितना बोलेगा, 80। तो किसी व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, 120/80। अगर ये चीज़ें बढ़ रही हैं तो उसे मतलब ये बोला जाएगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, अगर घट रहा है तो ब्लड प्रेशर घट रहा है। तो इस तरीके से हम सब लोग हृदय से संबंधित कुछ क्वेश्चन और आंसर को किए हैं। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।